ओके। तो आज के डीसीओ के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। मतलब इनपुट और आउटपुट जो हमें दिया गया है, ठीक है, उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस आती है, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, ठीक है, और उसके अंदर से जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। तो उसके बारे में आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात तो भाई इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के अंदर इनपुट आउटपुट की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। जो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद कौन कौन सी चीज़ होती है जिसकी वजह से हमारे जो भी इनपुट है आउटपुट है वो हमें डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए डिवाइसेस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक किस तरीके से हम उसके अंदर डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो इन मोड्स ऑफ इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफ़र के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें रहेगी, ठीक है। तो उसका यूज़ हम करने वाले हैं। और और हम चलते हैं कि नीड ऑफ इनपुट और आउटपुट के बारे में, ठीक है। और नीड और इनपुट आउटपुट एग्जैक्टली होता क्या है, उसके अंदर किस तरीके से जो हमें डेटा मिलता है, ठीक है, उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि नीड ऑफ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, ठीक है। नीड ऑफ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। और उसके अंदर क्या दिया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एग्जैक्टली होता क्या है, किस तरीके से वर्क होता है, तो उसके बारे में हमें बता गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन कंप्यूटर सिस्टम there are special hardware component between CPU and peripheral device to control or manage the input output transfer। मतलब जो भी हमारा डेटा है वो सीपीयू और हमारी जो आउटपुट इनपुट डिवाइस है उन दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट हमें प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद दिया कि दिस कंपोनेंट आर कोड, मतलब जो भी डिवाइसेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए उन सबको यहाँ पे बोला जाता है कंपोनेंट्स, ठीक है। और उस कंपोनेंट को यहाँ पे फर्दर डिवाइड किया गया है इनपुट और आउटपुट इंटरफेसेस के अंदर, मतलब अलग अलग यूनिट्स यहाँ पे डिवाइड कर दी गई है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा है कि दिस कंपोनेंट आर कॉल्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेस यूनिट, ठीक है। और जो भी यहाँ पे कंपोनेंट दिए गए हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर, जो जिसे यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइस भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और इंटरफेसेस मतलब क्या हो जाता है कि वन टाइप ऑफ हमारी पेरिफेरल डिवाइस, मतलब हमारे जो सीपीयू और डिवाइसेस के बीच में जो भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो सारा इन दोनों के बीच में ही डेटा ट्रांसफ़र होगा। तो हमें किन किन चीज़ों की डेटा लाने के लिए या ले जाने के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है, उस यूनिट को यहाँ पे कहा जाता है इंटरफेसेस, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है कि बिकॉज दे प्रोवाइड कम्युनिकेशन लिंक्स बिटवीन प्रोसेसर बस एंड पेरिफेरल्स। मतलब हमारी जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है, उसके भी और हमारे जो प्रोसेसर रहता है उन दोनों के बीच में डेटा को लिंक करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए हमें इनपुट आउटपुट इंटरफेस की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद दिया गया थी इनपुट आउटपुट सब सिस्टम ऑफ कंप्यूटर प्रोवाइड efficient modes of communication between central system and the other environment। मतलब सीपीयू क्या होता है कि हमारे पास जो भी डेटा रहता है उसको कैलकुलेशन करके हमें वो दे रहा है, ठीक है। हम किसी भी तरीके की कोई भी प्रोसीजर उसे दे रहे हैं तो वो क्या करेगा कि वन टाइप ऑफ हमें उसकी कैलकुलेशन करके दे देता है। तो ये हमारी सेंट्रल प्रोसीजर हो गई, और हमें कहाँ पे उसकी प्रोसीजर करने के बाद कहाँ पे भेजना है डेटा को, तो वो उसके लिए वहाँ पे क्या होता है कि पेरिफेरल्स डिवाइसेस होती है, मतलब इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती है जहाँ से उसको डेटा मिलेगा, कैलकुलेट करेगा और कहाँ पे भेजना होता है वो सारा डिसाइड कौन करता है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की मदद से होता है, ठीक है। फिर है इट हैंडल्स ऑल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कौन कौन सी डिवाइसेस रहती है वहाँ पे, तो पहली होती है यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइसेस और दूसरी रहती है इंटरफेसेस। इन दोनों की मदद से आप किसी भी तरीके के डेटा को सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में डेटा को कम्युनिकेट करवा सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीख लेते हैं यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू कंप्यूटर इज कॉल्ड आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइस। मतलब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के साथ जो भी
डेटा कनेक्टेड रहता है, मतलब वो कनेक्टेड टू कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के साथ डेटा डिवाइसेस कनेक्टेड रहती है। इन सारी डिवाइसेस को यहाँ पे कहा जाता है पेरिफेरल्स डिवाइस। मतलब आप जो भी कीबोर्ड है, माउस है, जिसका भी यूज़ आप करते हो, ठीक है, उसे यहाँ पे क्या कहा जाता है, पेरिफेरल डिवाइस। मतलब यहाँ से उसे एक्सटर्नल डिवाइस भी कहा जाता है। मतलब वो सारी डिवाइसेस कहाँ पे होती है, हमारा जो सीपीयू रहता है उसके बाहर की साइड रहती है, ठीक है। ऊपर हमें जो भी हमारा मदरबोर्ड दिया गया है उसकी मदद से हमें हार्डवेयर और जो हमारा सीपीयू है, ठीक है, इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है, उसको हम कनेक्ट करवाते हैं हमारे मदरबोर्ड के साथ। और मदरबोर्ड के साथ क्या होता है, फिर जो भी डेटा आ रहा है वो उस डेटा को पेरिफेरल डिवाइस के थ्रू पास करवाता है और सीपीयू के कैलकुलेट करवाएगा, ठीक है। फिर एक कि दिस डिवाइसेस आर डिजाइन टू रीड इंफॉर्मेशन into or out of memory unit upon a command from CPU and are considered to be the part of computer system, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि दिस डिवाइसेस आर डिजाइन टू रीड, मतलब किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन उसे रीड करने के लिए मिलेगी, या फिर उसने जो भी इंफॉर्मेशन रीड करके जो भी उसका आउटपुट दिया है उसको वो सीपीयू के थ्रू, मतलब कमांड के थ्रू वो उस पार्ट के अंदर, कंप्यूटर के पार्ट के अंदर उसे भेज देगा, ठीक है। तो उसे यहाँ पे कहा जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस। दिस डिवाइसेस आर कॉल्ड पेरिफेरल्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है कि कीबोर्ड्स, डिस्प्ले यूनिट्स एंड प्रिंटर आर कॉमन पेरिफेरल डिवाइसेस। इन सब चीज़ों को यहाँ पे कहा गया है पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से उसके फर्दर तीन डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे दिए गए। तो यहाँ पे लिखा है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस अलाउस यूजर इनपुट फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ द कंप्यूटर, मतलब बहुत बाहर की साइड से कंप्यूटर के अंदर हम किसी भी तरीके के डेटा को इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है। तो वो किसकी मदद से करवाते हैं, इनपुट डिवाइसेस, इनपुट पेरिफेरल। तो वो कौन कौन सी डिवाइसेस रहती है, कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है। इन दोनों की मदद से हम डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे आउटसाइड आउटपुट पेरिफेरल्स। तो यहाँ पे दिया गया है कि अलाउस इंफॉर्मेशन आउटपुट, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट हुई है सीपीयू के अंदर, ठीक है, उसको कहाँ पे भेजना है, हमें आउटपुट के अंदर, ताकि हमने जो इनपुट दिया है उसके मुताबिक हमें आउटपुट मिल सके। तो वो कौन कौन सी डिवाइसेस होती है, वहाँ पे प्रिंटर है, मॉनिटर है, ठीक है। तो इस तरीके की डिवाइस को यहाँ पे के आउटपुट के फॉर्म में यूज किया जाता है। फिर उसके बाद है कि इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स, ठीक है। तो दोनों को एक साथ यूज करने के लिए कंप्यूटर को इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। तो उसके लिए यहाँ पे लिखा है थी अलो बोथ इनपुट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ द कंप्यूटर एज वेल एज आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर टू द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे टच स्क्रीन लिखा है, ठीक है, तो टच स्क्रीन क्या हो जाता है, इनपुट भी ले सकता है और आउटपुट भी आपको दिखा सकता है। तो इस तरीके की जो भी हमारी सारी डिवाइसेस रहती है, ठीक है, उसे यहाँ पे वन टाइप ऑफ कहा जाता है पेरिफेरल्स डिवाइसेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा था इंटरफेस, ठीक है। तो इंटरफेस के बारे में बहुत ही थोड़ा सा ही बताया गया है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इंटरफेस इज a shared boundary between two separate components of a computer system which can be used to attach two or more components to the system or communication purpose, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वन टाइप ऑफ जो दो अलग अलग तरीके के कंपोनेंट रहते हैं, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर, ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके के कंपोनेंट हमें उसको भी कनेक्ट करने के लिए कंपोनेंट दिए जाते हैं, ठीक है। उसी यहाँ पे इंटरफेस बोलते हैं। मतलब जो हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है और डेटा जो भी बीच में प्रोसेस हो रहा है सीपीयू के पास, तो उन दोनों के पास डेटा ले जाने के लिए, कम्युनिकेशन करवाने के लिए वन टाइप ऑफ एक इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है, जो डेटा को लेगा, पकड़ेगा और वहाँ पे जिस कंपोनेंट पे भेजना है वहाँ पे वो ले जाएगा अपने आप, ठीक है। तो उस जो बीच में जो प्रोसेस होती है उसे यहाँ पे इंटरफेस कहा जाता है, मतलब थर्ड पार्टी भी आप बोल सकते हो, ठीक है। दो पर्सन या दो थिंग के बीच में जो भी डेटा लाने या ले जाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे यहाँ पे इंटरफेस बोला जाता है। तो इंटरफेस यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं। एक तो सीपीयू इंटर, मतलब सीपीयू की तरफ से किसी भी तरीके का डेटा आएगा या जाएगा,
उसके बाद है इनपुट आउटपुट इंटरफेस, मतलब इनपुट में से कोई डेटा आएगा या फिर आउट में कोई डेटा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी इंटरफेसेस बीच में वर्क होते हैं। ठीक है, होते हैं, तो इस तरीके से इंटरफेस का यूज़ किया जाता है। फिर एक कि यहाँ पे फेरिफेरल्स मतलब एक्सटर्नल डिवाइस, जो हमने आगे पढ़ा फेरिफेरल डिवाइस के बारे में, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से हम उसको रिपीट कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन कौन सी डिवाइसेस हमारी होती है जो हमें पेरिफेरल डिवाइस मतलब डेटा ट्रांसफर करवाने के लिए मदद रूप काम में आती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कौन सी है, पेरिफेरल डिवाइस इज डिफाइंड as the device which provide input output function for a computer and serve as an auxiliary computer device without computing intensive functionality। मतलब जो भी पेरिफेरल डिवाइस के अंदर जो भी डेटा और इनपुट और आउटपुट फंक्शन के थ्रू कंप्यूटर को मिल रहा है, ठीक है, वो सारा क्या होता है कि अलग तरीके का डेटा होता है जिसको कैलकुलेट करने के लिए भी किसी भी तरीके की सीपीयू की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब किसी भी तरीके का मैन्युअली जो उसके अंदर डेटा ट्रांसफ़र होता है, कैलकुलेशन होता है, उसकी ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ती। ठीक है, इस फंक्शनलिटी को इनपुट या आउट में से डेटा ले जाने के लिए या लाने के लिए। ठीक है, फिर है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल्स डिवाइस। तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे दो तरीके से दिया गया है, एक इनपुट डिवाइसेस है और दूसरा है आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया गया था कि द इनपुट डिवाइसेस इज डिफाइंड एज इट कन्वर्ट्स द इनकमिंग डेटा and instruction into a pattern of electronic signal in a binary code that are comprehensible to a digital computer। मतलब इनपुट डिवाइस इज डिफाइंड, मतलब यहाँ पे थोड़ा हमें अलग दिखाया गया है कि भाई इसके अंदर इनपुट के अंदर किस तरीके से वर्किंग होती है। ठीक है, तो वो सारा हमें बताया कि भाई इनपुट डिवाइस इज डिफाइन एज इट कन्वर्ट इनकमिंग डेटा, मतलब जो भी उसको इनकमिंग डेटा मिल रहा है उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। एंड इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन बनेगी, इंस्ट्रक्शन इनटू पैटर्न, मतलब उसको एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के अंदर मतलब बाइनरी कोड के अंदर उसे कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ताकि हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर है उसे वो पढ़ सके, मतलब कॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब उसे पढ़ने में आसानी रहे, उस तरीके से उसको वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से दी गई भाई इनपुट डिवाइसेस करती क्या एग्जैक्टली। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस एज अ डिफाइन इट कन्वर्ट इनकमिंग डेटा इन इंस्ट्रक्शन टू पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन बाइनरी कोड दैट आर कॉम्प्रिहेंसिबल डिजिटल कंप्यूटर। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होगी, इनपुट डिवाइसेस होगी। ठीक है, उसके बाद है आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस मतलब जो भी डेटा हमें कैलकुलेट करके उसकी जो कैलकुलेशन होती है, जो भी डेटा हमें दिखाना होता है, ओपन होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें आउटपुट डिवाइसेस तरीके के फॉर्म में यूज होने वाली। तो यहाँ पे उसके लिए लिखा है कि इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस इज जनरली रिवर्स ऑफ द इनपुट प्रोसेस, मतलब इनपुट के अंदर हम डेटा देंगे तो आउटपुट के अंदर डेटा मिलेगा हमें उसका प्रोसेस होके, एंड जनरली ट्रांसलेटिंग डिजिटलाइज सिग्नल इनटू फॉर्म इंटेलिजिबल यूजर, मतलब जो यूजर उसको समझ सकता है उस में डिजिटल में से उस भाषा में उसको कन्वर्ट कर देगा, मतलब उस लैंग्वेज के अंदर उसको वो कन्वर्ट है, मतलब इसे यहाँ पे इंटेलिजिबल यूजर मतलब जो यूजर समझता है उसकी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है। फिर एक कि द आउटपुट डिवाइस इज ऑल्सो परफॉर्म फॉर सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक उस डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है हमें। जैसे कि यहाँ पे फॉर सम टाइम पंच कार्ड एंड पेपर टेप रीडर वेर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर इनपुट, मतलब जो आपने देखा होगा समथिंग पंच कार्ड और पेपर टेप होती है उसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता था आउटपुट डिवाइस के लिए, बट these have now been सप्लांटेड बाय मोर इफिशिएंट, मतलब इसके अलावा दूसरी जो उसकी जगह पे बहुत सारी इफेक्टिव डिवाइसेस आ गई है। ठीक है, उसका हम पंच कार्ड और पेपर टेप की जगह पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बेनिफिट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइसेस के अंदर हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इंक्रीमेंट किया हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छा
ग्रोथ किया हुआ है ताकि हमें आउटपुट डिवाइस बहुत अच्छी मिल रही है अभी के टाइम में। तो ये हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस थी। उसके बाद है कि जो भी डेटा हमारा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, इंटरफेस की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें रहती है जिसकी मदद से हम डेटा को अच्छी तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको दिया गया है कि मोड ऑफ इनपुट आउटपुट ट्रांसफर के अंदर वो होता क्या है। पहले तो वो देख लेते हैं कि डेटा ट्रांसफर बिटवीन सेंट्रल यूनिट मतलब सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैन बी हैंडल इन जनरली थ्री टाइप्स। मतलब जो भी डेटा सेंट्रल यूनिट मतलब सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में जो भी डेटा रहता है वो सारा डेटा किसके थ्रू हैंडल किया जाता है। तो यहाँ पे उसके थ्री टाइप्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। दूसरा है हमारे पास इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट और तीसरा है हमारे पास डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। इन तीनों की मदद से हमें जो भी डेटा मिलता है, ठीक है, जो भी डेटा हम डेटा दे रहे हैं डिवाइसेस को या सीपीयू का या इनपुट आउटपुट उस आउटपुट को, तो उसके पास डेटा कौन भेजता है। तो वो यहाँ पे तीन तरीके से अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट किए। जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी हमारे पास डेटा लाने या ले जाने के लिए या फिर उसको कंपाइलर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए प्रोग्राम इनपुट आउटपुट आता है। फिर इस बीच में जो भी हमारी प्रोसेस रह जाती है, ठीक है, जो प्रोसेस हमारी वर्क नहीं होती या फिर दूसरे प्रोग्राम को वो इनपुट आउटपुट को वो इंटरप्ट करती है, तो उसके लिए यहाँ पे किया यूज़ किया जाता है इंटरप्ट इनिशिएटर। इसे यहाँ शायद मेरे ख्याल से डीएमए भी को बोला जाता है, डीएमए डायरेक्ट मैनिपुलेशन एक्सेस, ठीक है, डीएमए भी बोला है, जिसकी मदद से जो भी डेटा इंटरप्ट हो रहा है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो सकता है। फिर है कि डायरेक्ट मेमोरी के साथ एक्सेस करना हो तो उसके लिए यहाँ पे इंटरफेस दिया गया है, उसका नाम यहाँ पे दिया गया है डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। यही चीज़ थी इंटरप्ट। इसको शायद थोड़ा ही इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, ठीक है, उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको कि प्रोग्राम आयो के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट, तो इसके अंदर देखो क्या होता है कि प्रोग्राम इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन आर द रिजल्ट, ठीक है, वो क्या है, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन आर द रिजल्ट ऑफ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन राइटिंग इन कंप्यूटर प्रोग्राम, मतलब जो भी हम कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं उसके अंदर जो भी हमने कोड लिखा है उसको रन करने के लिए, ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए क्या दी जाती है, हम देते हैं उसको इंस्ट्रक्शन राइटिंग, लिखते हैं कंप्यूटर की भाषा में ही लिखते हैं, ठीक है, ताकि उसको वर्क करने में या उसको कंपाइलर के अंदर कन्वर्ट करने में बहुत ही आसानी रहती है, ठीक है। फिर लिखा है कि ईच डेटा आइटम ट्रांसफर इज इनिशिएटेड बाय इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम, मतलब जो भी प्रोग्राम के अंदर जो भी हम कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, उस कोडिंग को ट्रांसलेट करने के लिए उसी के अंदर ही कंपाइलर दिया जाता है जो हर एक इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, ट्रांसफर करे कि प्रोग्राम को रन करने के लिए। फिर उसके बाद है कि यूजुअली द प्रोग्राम कंट्रोल डेटा ट्रांसफर डेटा ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम सीपीयू एंड पेरिफेरल, मतलब जो भी डेटा उसका रहता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या रहता है कि प्रोग्राम कंट्रोल की मदद से डेटा ट्रांसफर पहले होता है, उसके बाद सीपीयू के पास जाता है और उसके बाद ये कहाँ जब जाता है, पेरिफेरल डिवाइस के पास। तो जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो सारा का सारा प्रोग्राम इनपुट आईओ के थ्रू मॉनिटर किया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि ट्रांसफरिंग डेटा अंडर प्रोग्राम आयो, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पास हो रही है या फिर जो भी कोड यहाँ पे पास हो रहा है वो सारा इन प्रोग्राम इनपुट आउटपुट के थ्रू होता है। तो यहाँ पे रिक्वायर्स कांस्टेंट, मतलब उसके ऊपर ही इनपुट और आउटपुट के डिवाइस कॉन्स्टेंटली उसकी नज़र रहती है, ठीक है, ताकि हम कौन सा डेटा कब ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो वहाँ से पता चल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट इंटरफेस की, ठीक है। फिर दूसरा है हमारे पास इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो इसके अंदर बताया गया थी इन द प्रोग्राम इनपुट आउटपुट मेथड द सीपीयू स्टे इन प्रोग्राम लूप, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया कि सीपीयू स्टे इन प्रोग्राम लूप अंटिल द इनपुट आउटपुट यूनिट इंडिकेट दैट इट इज रेडी फॉर अ डेटा ट्रांसफर, जब तक डेटा
लाइन टू लाइन डेटा, सारा डेटा प्रोग्राम इनपुट आउटपुट मेथड के थ्रू सीपीयू को नहीं मिलता, तब तक सीपीयू एक लूप के फॉर्म में रहता है, जब तक उसको सारा डेटा एक साथ मिल नहीं जाता। ठीक है, सीपीयू को मिलने के बाद वो क्या करता है कि उसको वो कैलकुलेट करा, मतलब इसके साथ मुझे उसको क्या प्रोसेस करवानी है। ठीक है, प्रोसेस होने के बाद एक साथ उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा कि आउटपुट डिवाइस के पास उसको भेज देगा। ठीक है, तो तब तक वो कहाँ पे रहता है, इंटरप्ट के अंदर, प्रोग्राम लूप के अंदर रहता है। मतलब जो भी उसको इंस्ट्रक्शन मिल रही है प्रोग्राम इनपुट के अंदर, वो सारी जब तक कैलकुलेट नहीं हो जाती तब तक उसका आउटपुट वो भेजेगा नहीं। तब तक वो क्या करता है कि एक इंटरप्ट मोड के अंदर चला जाता है, जिसके अंदर वो उस प्रोसेस को कैलकुलेट कर लेता है। सारी प्रोसेस कैलकुलेट करने के बाद जो भी उसका फाइनल आउटपुट आ रहा है, तब तक वो वेट करता है, और वेट करने के बाद फाइनल कैलकुलेट आने के बाद वो आउटपुट डिवाइस के पास डेटा को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो इसलिए इसे इंटरप्ट मोड कहा जाता है। इंटरप्ट मतलब एक बार डेटा भेज दिया तब तक वो कैलकुलेशन नहीं करता, तब तक वो आउटपुट के अंदर डेटा भेजता है, तो बीच में जो टाइम लगता है वो इंटरप्ट बोला जाता है उसे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे किया गया है, इसलिए यहाँ पे बोला जाता है इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट। ठीक है, फिर है कि दिस इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, मतलब इसके अंदर बहुत ही टाइम चला जा रहा है, क्योंकि कब तक उसको डेटा मिलेगा सीपीयू को डिसाइड नहीं कर पाता। जब तक हम डेटा देते रहते हैं, ठीक है, तब तक वो एक बार बार से वापस रिपीट करता रहता है उस टास्क को। मतलब पहली बार उसको 2 इंस्ट्रक्शन मिली, वापस से 2 मिली, वापस से 2 मिली, अब 2 इंस्ट्रक्शन अभी बाकी है, अभी दी नहीं है, तो 6 इंस्ट्रक्शन के साथ वो पूरा कैलकुलेशन उसको नहीं कर सकता। तो वापिस से जब तक उसको 2 इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती, तब तक वो पूरा आउटपुट देगा नहीं कंप्यूटर। ठीक है, तो ये क्या हो गई, वन टाइप ऑफ इंटरप्ट, तो वहाँ पे वो रुक जाता है, मतलब आउटपुट आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बिकॉज इट कीप द प्रोसेसर बिजी नीड नीडलेसली, मतलब जब तक प्रोसेसर की ज़रूरत ख़त्म नहीं होती तब तक क्या करेगा, उस आउटपुट को वो आउटपुट के पास भेजेगा नहीं, मतलब वो इंटरप्ट हो जाता है। दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउट, मतलब जो भी प्रोसेस इसके अंदर होती है, ठीक है, डेटा इंस्ट्रक्शन मिलती है, उसको प्रोसेस करता है, तो ये सारी प्रोसेस उसकी इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट के अंदर रहती है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा है उसके नीचे, interface in this interface in this interface when determines that the peripheral is ready for a data, जब तक डिवाइसेस उसकी रेडी नहीं होती, मतलब पक्का नहीं कर लेते डेटा ट्रांसफ़र करना है कि नहीं करना, तब तक ये इंटरफेस यहाँ पे इंटरप्ट फॉर्म में रहता है। फिर है कि आफ्टर रिसीविंग द इंटरप्ट सिग्नल, जब तक उसको इंटरप्ट सिग्नल मिलता है तब तक सीपीयू दूसरा कोई भी टास्क प्रोसेस में नहीं डालता। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, द सीपीयू स्टॉप द टास्क विच इट इज़ प्रोसेसिंग, मतलब जो भी टास्क वो कर रहा है उसको वो रोक देगा, एंड सर्विस द इनपुट आउटपुट ट्रांसफर, एंड वो भी सर्विस, इनपुट आउटपुट सर्विस भी वो रोक देगा, एंड देन रिटर्न बैक टू प्रीवियस प्रोसेसिंग, मतलब वो पुराने टास्क के पास पहले जाएगा और वापस से उस प्रोसेस को वो कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करने के बाद वो क्या करता है कि वापस से पुश और वो प्रोसेस आउटपुट में भेजना है कि नहीं भेजना वो डिसाइड करता है। इसलिए यहाँ पे इसको बोला जाता है इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट। और जो भी आउटपुट उसे मिला है, ठीक है, उसको कहाँ पे भेजना है, किस तरीके से भेजना है, उसके लिए भी यहाँ पे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की यूज़ यहाँ पे, मतलब तीसरा हमारा जो है डीएमए, उसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब सीपीयू के पास जो भी उसकी कैलकुलेशन हुई है, ठीक है, तो उसको वो कहाँ पे भेजेगा, आउटपुट मतलब मेमोरी के पास, मेमोरी में से वो डेटा हमें शो करवा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ है कि removing the CPU from the path and letting the peripheral device manage the memory buses directly would improve the speed of transfer। ठीक है, तो यहाँ पे सीपीयू रिमूव होने के बाद उसका जो पाथ है पेरिफेरल डिवाइस का, ठीक है, उसके अंदर जो आउटपुट डिवाइसेस रहती है वो सारी डिवाइसेस डायरेक्टली मेमोरी के साथ बिजी रहती है, कनेक्टेड रहती है, ताकि जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो अच्छा रहे और उसकी स्पीड भी अच्छी रहे, और जो भी हमें डेटा आउटपुट दिखाना है वो सही से हमें दिख पाए। ठीक है, तो इस टेक्निक को यहाँ पे कहा जाता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, मतलब जो हमारी पेरिफेरल डिवाइस होती है वो डायरेक्टली हमारी मेमोरी को यूज़ करती है, मतलब उसके अंदर जो आउटपुट आया है वही हमें वहाँ पे मेमोरी में से डायरेक्टली एक्सेस करके
आउटपुट के अंदर शो करवा देता है। इसलिए यहाँ पे मेमोरी में से वो डायरेक्ट डेटा उठा रहा है, इसलिए वहाँ पे बोला गया है कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। फिर यहाँ पे लिखा है भी इन दीज द इंटरफेस ट्रांसफर डेटा टू एंड फ्रॉम मेमोरी थ्रू द मेमोरी बस। मतलब जो भी डेटा उसको इंटरफेस में से मेमोरी में ले जाना है, उसके लिए यहाँ पे यूज होता है मेमोरी बस। ठीक है। फिर यहाँ पे दिया गया है कि द डीएमए कंट्रोलर मैनेज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन पेरिफेरल एंड मेमोरी यूनिट। मतलब डीएमए क्या करता है कि जो भी डेटा उन दोनों के बीच में, मतलब मेमोरी यूनिट और पेरिफेरल यूनिट के बीच में जो भी डेटा ट्रांसफर होता है उसे डीएमए मैनेज करने का काम यहाँ पे करता है। ठीक है। तो फिर उसके बाद लिखा है कि मैनी हार्डवेयर सिस्टम यूज डीएमए सच एज डिस्क ड्राइवर, कंट्रोलर, ग्राफिक कार्ड, नेटवर्क कार्ड एंड साउंड कार्ड। मतलब अलग अलग तरीके की डिवाइस को, आउटपुट को मैनेज करने के लिए अलग अलग तरीके की हार्डवेयर मतलब कंट्रोलर का यूज किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्राफिक कार्ड, नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड, तो इन सब का अलग से डिवाइसेस होता है, नेटवर्क होता है। तो उसकी जब तक वो इंस्टॉल ना हो तब तक हमें उस आउटपुट डिवाइस नहीं मिलती। ठीक है। फिर है कि इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इंट्रा चिप डेटा ट्रांसफर इन मल्टी कोर प्रोसेसर। मतलब बहुत सारे मल्टी प्रोसेसर हम जब यूज कर रहे हैं तभी इस तरीके की डीएमए का बहुत ज़्यादा यूज होता है। फिर उसके बाद लिखा है कि इन डीएमए, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि इन डीएमए द सीपीयू वुड इनिशिएट द ट्रांसफर। मतलब सीपीयू जब स्टार्ट करता है ट्रांसफर करने के लिए डेटा को, डू अदर ऑपरेशन वाइल द ट्रांसफर इज इन प्रोग्रेस। मतलब जब तक वो ऑपरेशन खत्म नहीं होता तब तक वो आगे प्रोसेस नहीं करता है। रिसीव द इंटरप्ट, मतलब जब तक वो क्या कर देगा, जो भी उसको टास्क दे रहा है सीपीयू को, तब तक वो इंटरप्ट मोड के अंदर चला जाएगा। एंड फ्रॉम द डीएमए कंट्रोलर व्हेन द ट्रांसफर हैज बीन कंप्लीट। जब तक ट्रांसफर कंप्लीट नहीं होता तब तक डीएमए उसको इंटरप्ट मोड के अंदर डाल देता है, ताकि उसे किसी भी तरीके का कोई भी डेटा रिसीव नहीं होता और जो प्रोसेस उसने हाथ में ली है उसको वो कंप्लीट करेगा। ठीक है। तो ये हमारा डीएमए था। उसकी यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दी गई है। ठीक है। तो यहाँ पे दिखा है, देखो यहाँ पे बहुत सारी लाइन दी गई है, डेटा लाइंस दी गई है। डेटा भेजने के लिए वहाँ पे यहाँ पे यूज होता है डेटा रजिस्टर, फिर उसके बाद एड्रेस रजिस्टर, उसके बाद कंट्रोल यूनिट जहाँ पे हमारी सारी प्रोसेस होती है। तो डीएमए रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट करने के बाद वो यहाँ पे इंटरप्ट भेज देगा ताकि उसे नई रिक्वेस्ट कोई मिलेगी नहीं। फिर उस प्रोसेस को, जो भी प्रोसेस हो रही है वो जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक वो डीएमए एक्नॉलेजमेंट यहाँ से नहीं भेजता। अगर एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे भेज देगा तो वो जो भी इसके अंदर कैलकुलेशन हुई है वो वापस कहाँ पे भेजेगा, वो आगे भेजेगा। ठीक है। मतलब आउटपुट डिवाइस, मतलब पेरिफेरल डिवाइस को वो यहाँ से डेटा भेज देगा। ठीक है। तो इस तरीके से डीएमए, फिर इनपुट आउटपुट इंटरप्ट, ये सारी बसेस यहाँ पे एक दूसरे के साथ साथ वर्क करती है। ठीक है। तो ये हमारा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल था। ठीक है। इसके अंदर किस तरीके से डेटा कहाँ पे जाता है, क्यों जाता है, ठीक है, डेटा जाता है तो उसके लिए कौन सी डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, कौन से मोड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर दी थी। अगर आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा रिसर्च करना है तो नेट पे आप इस मोड के बेस पे फाइंड आउट कर सकते हो और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हो, ताकि आपको इसके बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। ठीक है। थैंक यू।